चलिए मेरी आईडी नहीं, आईडी के लिए पैसे चाहिए। एक आईडी से 2 लोग काम चला लेते हैं। ये मैं अपनी आईडी से नहीं लेता हूँ तुम लोग के लेक्चर, इधर सब्सक्रिप्शन लेना होता है। उससे फोन से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। हाँ सर, थैंक यू। देखो जरा कहाँ तक देख लिया था हम लोग लास्ट क्लास में। बेटा एक केस लिए थे हम लोग एट लो प्रेशर, करेक्ट? एट लो प्रेशर एक केस लिए थे ना। इसके आगे देखो हेडिंग डाल दो एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर हेडिंग डालो। सर एक घंटे बाद में आधा घंटा लगता है। अरे इधर नेक्स्ट देखो जरा सेकंड केस एट हाई प्रेशर। लो प्रेशर में क्या किया था, रिवाइज तो करके आए नहीं होंगे। क्या किया था लो प्रेशर में? सर प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बहुत हाई हो गई थी। लो प्रेशर में क्या हुआ था कि आपका प्रेशर बहुत कम था तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, और यदि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो आप जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम था उसको आपने इग्नोर किया था, V = 0 लिया था, और उससे हम लोग ने क्या किया, फॉर्मूला ड्राइव किया। करेक्ट? अब यदि आपसे बोला जाए एट हाई प्रेशर और आपका जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, ठीक है, टेम्परेचर कैसा है, मॉडरेट है, तो आपका जो यदि आपका हाई प्रेशर है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम इज लो। यदि वॉल्यूम लो है तो आप B को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वॉल्यूम यदि कम है तो क्या B को आप इग्नोर कर सकते हो? यदि आप B को इग्नोर नहीं करोगे तो आपको B कंसीडर करना पड़ेगा। बट ये सोचो यदि बेटा हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है तो जो प्रेशर की वजह से, प्रेशर जो कम होता था अट्रैक्शन की वजह से, वो बहुत थोड़ा बहुत प्रेशर होगा। अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर कम होता था वो बहुत कम होगा। तो यदि हाई प्रेशर के सामने मैं छोटी मोटी वैल्यू इग्नोर कर सकता हूँ, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, A को 0 ले सकता हूँ। करेक्ट? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उसके सामने बहुत छोटा नंबर इग्नोर कर सकता हूँ। तो जो A था, A वाला जो टर्म था, जो आपकी वॉन डेर वाल इक्वेशन थी, A/V² into V minus B is equal to RT, इसमें इस टर्म को मैं क्या कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ। क्या बोल के, यदि हाई प्रेशर है तो यदि ये प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसके सामने नंबर तो छोटा होगा, और ये नंबर यदि छोटा है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ। यदि इग्नोर करूंगा तो क्या आ जाएगा, PB minus PB is equal to RT। RT से डिवाइड कर दूं तो PB/RT is equal to क्या हो जाएगा, PB/RT plus 1, और PB/RT क्या है, Z, तो क्या आ जाएगा, PB/RT plus 1। तो जो मैंने एक उस दिन ग्राफ बनाया था Z वर्सेस P, अब देखो समझ आ गया, समझ में आ गया। यदि Z वर्सेस P है, यदि प्रेशर कम था तो प्रेशर यदि कम था, लो प्रेशर था तो Z क्या था, लेस देन 1। यदि प्रेशर आपका क्या था, प्रेशर यदि है और Z यदि आप प्रेशर यदि लो है तो Z क्या आ रहा था, लेस देन 1। लेस देन 1 आ रहा तो ग्राफ कहां जाएगा, कुछ नीचे। और जैसे जैसे प्रेशर हाई हुआ, क्या हुआ, Z ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा ग्राफ बनाया था।
और यदि ऐसी कोई गैस हो जिसके लिए बेटा कभी Z लेस देन 1 हो ही ना, उसके लिए क्या होगा? ऐसी गैस हो सकता है ना जिसके बीच में अट्रैक्शन हो ही ना। देखो ये लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब उसमें अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? गैस सिम्प्लीफाई हो सकती है और Z लेस देन 1 आएगा। और यदि हम लोग अट्रैक्शन को इग्नोर कर दें, अट्रैक्शन को यदि खत्म कर दें तो Z क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। समझे? जब हम लोग ने साइज को हटाया मतलब रिपल्सन को हमने क्या करा? इग्नोर किया, तब क्या आया? Z लेस देन 1, Z लेस देन 1। और जब हम लोग रिपल्सन को लिए, अट्रैक्शन को खत्म किए, तो Z क्या है? ग्रेटर देन 1। मतलब यदि आपकी कोई ऐसी गैस है जिसमें अट्रैक्शन है ही नहीं तो Z क्या आएगा? हमेशा ग्रेटर देन 1। और ऐसी कोई गैस है जिसमें रिपल्सन नहीं है तो उसका क्या आएगा? आया समझ में इतना? सर एक क्लियर? बात समझ में आई सर, स्टार्टिंग में जो है वो Z वर्सेस P का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो मतलब एक फैक्टर पे डिपेंडेंट है Z लेस देन 1 होना चाहिए, तो फिर वो बाद में ग्रेटर देन 1 क्यों हो जा रहा है? और मतलब अगर लो प्रेशर के बेटा कारण है प्रेशर तो प्रेशर प्रेशर तो बढ़ बढ़ेगा रहा है तो ना। प्रेशर बढ़ेगा तो ग्रेटर देन 1 नहीं हो रहा है Z। हाई एट हाई प्रेशर Z क्या है? ग्रेटर देन 1 नहीं है। एट लो प्रेशर Z लेस देन 1 था। हाई प्रेशर क्या होगा? आपका Z ग्रेटर देन 1 होगा। सर तो लो प्रेशर पे जब प्रेशर बढ़ रहा था स्टार्टिंग में, तो Z कम क्यों हो रहा है? ये यार बात है लो प्रेशर की। स्टार्टिंग में तो इधर अभी शायद बढ़ेगा बट है तो लो ही ना। यदि प्रेशर लो है तो वॉल्यूम हाई होगा, और वॉल्यूम हाई होगा तो आप इग्नोर करोगे। अब ये थोड़ी बोलोगे सर इंक्रीज हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है? अरे इंक्रीज का एकदम से थोड़ी इंक्रीज हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो लो ही है ना, और स्टार्टिंग में यदि लो प्रेशर है तो Z क्या होगा? लेस देन 1। जब ओके इतना सर। बढ़ जाए, जब इतना बढ़ जाए तब आप बोलोगे, जहां पर आप इग्नोर नहीं कर सकते वहां। समझे? यस सर, समझा। आया ये समझ में सभी को? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। तो आप बेसिकली हम लोग ने हाई प्रेशर लो प्रेशर दो देख लिए। थर्ड केस लिखो। एट लो प्रेशर, थर्ड केस ये लिख लिया था सभी ने? नो सर, नहीं लिखा है। अरे लिखो भाई, जल्दी लिखो। हाँ, बाहर से चालू नहीं होता। हो गया, लिख लिया? नेक्स्ट देखो जरा। एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड very high temperature, लिखा क्या? थर्ड केस क्या बोला मैंने? एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर हो जाएगी, इधर देखने लगो, हो जाएगी। सब वही जाके साथ में कर लो।
इधर देखो जरा, यदि थर्ड केस क्या बोला मैंने कि आपका जो प्रेशर है वो तो लो है बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और यदि बेटा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? यदि प्रेशर कम है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो बोल सकते हैं वॉल्यूम इज वेरी हाई। यदि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यदि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो इनकी पार्टिकल्स के इसके बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, करेक्ट। यदि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होगा, और यदि स्पेस ज्यादा है तो इनके मॉलिक्यूल्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, मॉलिक्यूल का जो साइज है उसको इग्नोर कर सकते हैं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो, करेक्ट। यदि वॉल्यूम बेटा 1 लाख है और मॉलिक्यूल का साइज कितना आएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 15 20 25 30, 1 लाख के सामने 10 15 20 तो आप इग्नोर कर सकते हो। तो वैसे ही यदि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा है यदि, तो इसका मतलब क्या, आप मॉलिक्यूल के साइज को इग्नोर कर सकते हो, मतलब बी को 0 एज्यूम कर सकते हो। यदि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो कम के सामने आप इग्नोर तो नहीं कर सकते ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाले टर्म को, जो प्रेशर करेक्शन टर्म था। बट आप ये देखो कि यदि सपोज प्रेशर तो कम है बट इनके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। यदि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो स्पेस क्या होगा, ज्यादा, और स्पेस यदि ज्यादा है तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम। अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। सोच पा रहे हो ना ये? यदि स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस यदि बहुत ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन बहुत कम होगा, और अट्रैक्शन बहुत कम है तो हम लोग अट्रैक्शन को इग्नोर कर सकते हैं। तो यदि ए बी 0 हो जाए तो ए पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। इधर हम लोग एन को 1 एज्यूम कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है ये। और यदि इन दोनों को एट लो प्रेशर एट वेरी हाई टेम्परेचर पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो स्पेस बहुत ज्यादा होगा, स्पेस बहुत ज्यादा होगा तो इनमें अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा, तो उसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। और यदि बहुत ज्यादा वॉल्यूम के सामने साइज ऑफ मॉलिक्यूल को भी क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इन दोनों को इग्नोर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एट लो 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 प्रेशर हाई टेम्परेचर पर जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो आपकी गैस कैसे बिहेव करने लगती है, आइडियल गैस की तरह। मतलब जेड कितना आ जाता है, क्योंकि ये आपको पता है ये, तो पीवीएम अपॉन आर टी इज इक्वल टू क्या होता है, जेड। जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है समझ में? तो क्या याद रखोगे, तीन केस सीखे, तीनों के में अंतर समझ में आ रहा है। पहले क्या था, लो प्रेशर बट टेम्परेचर उतना बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक है। दूसरा केस हाई प्रेशर बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक है। बट तीसरा केस क्या था, लो प्रेशर तो था बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका, इनके बीच का अट्रैक्शन भी क्या हो सकता है, इग्नोर कर सकते हैं। और इनका जो साइज है, इतने बड़े वॉल्यूम के सामने साइज भी इग्नोर कर सकते हैं। तो आपका जो गैस है वो किस तरीके से बिहेव करने लगेगा, आइडियल गैस की तरह।
नेक्स्ट हेडिंग डालो या नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिख लो। ए फैक्टर, अब हम लोग बेसिकली इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब जो केसेस थे वो आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। किस तरीके से उसका बिहेवियर होगा, यदि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम हम चेंज करेंगे तो किस तरीके से आपका जेड का वैल्यू चेंज होगा, कब आपका आइडियल गैस रियल गैस बनेगा, क्या उसमें चेंजेस आएंगे, वो सारी हम लोग बातें देख लिए। अब हम लोग ये देख रहे हैं यदि आपका ए का वैल्यू, जो ए है, ये जो ए है, यदि इनका ए का वैल्यू डिफरेंट है तो इससे हम लोग क्या फिजिकली सिग्निफिकेंस उसके देखेंगे कि इससे क्या चेंजेस होंगे और इससे हमें क्या पता चलेगा। नॉर्मली आपको पता है ए क्या सिग्निफाई करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ये प्रेशर में, हमें जो प्रेशर में रिडक्शन आएगा, मतलब जो प्रेशर करेक्शन है वो उतना ज्यादा होगा। तो बेसिकली ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर करेक्शन। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होंगे उतना ज्यादा ए का वैल्यू होगा, और यदि ए का वैल्यू ज्यादा किस केस में होगा वो हमें समझना है। तो बताओ, यदि दो गैस है, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, किसके लिए ए का वैल्यू ज्यादा होगा? पोलर के लिए, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ए का वैल्यू ज्यादा होगा। करेक्ट। लिखो जरा इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखो, ए फैक्टर डिपेंड्स अपॉन, ए फैक्टर डिपेंड्स अपॉन intermolecular attractive forces A factor depends upon intermolecular attractive सर forces। इसके पहले टॉपिक क्या डालना है? कुछ नहीं टॉपिक डाला, इस उसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट डाल के ही कंटिन्यू करो, ठीक है। या है उधर टॉपिक डालने का मन है तो डाल सकते हो वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए। बेसिकली हम लोग ए की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे कि किसके लिए ज्यादा होगा, किसके लिए कम होगा, ठीक है। ए फैक्टर फॉर क्या लिखा, डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब सब हेडिंग, सब पॉइंट डालो या सब करके डाल लो। ए फैक्टर फॉर पोलर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन ए फैक्टर फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है? सर पहला पॉइंट क्या था? पहला सब पॉइंट में बोल रहा हूँ, ए फैक्टर फॉर पोलर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन ए फैक्टर फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसके पहले वाला, इसके पहले मैंने ये बोला, ए फैक्टर डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। देखो, यदि मैं बोलना शुरू करूं तो जो मैं बोल रहा हूं वो लिखा करो, बार बार पीछे से दोबारा रिपीट मत कराया करो, टाइम वेस्ट होता है। जो भी जो यदि ये लिख रहे थे तो वो छोड़ के जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद जो छूट गया उसको लिखो। ए फैक्टर डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, उसमें सब पॉइंट लिखना था। ए फैक्टर फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन ए फैक्टर फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यदि सपोज आपसे पूछा जाए H2O और CO2, H2O और CO2, इसमें किसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा? वैल्यू ऑफ ए किसका ज्यादा होगा? H2O का आ रहा है? H2O। आवाज ज्यादा नहीं आ रही, थक गए? ये क्या H2O का क्या होगा ज्यादा, क्योंकि CO2 क्या है आपका, नॉन पोलर है, और ये क्या है, पोलर। तो पोलर क्या क्या होगा, ज्यादा होगा इससे, नॉन पोलर से। तो ये तो हो गया बेटा पोलर नॉन पोलर में कंपेयर करना। यदि आपके पास सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उनको कैसे कंपेयर करोगे? तो नेक्स्ट सब पॉइंट में डाल के लिखो, फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हेडिंग डाल के लिखना, फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा बताओ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को कैसे कंपेयर करोगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे कंपेयर करेंगे? वॉन डेर वाल्स से। तो किसका लिए ज्यादा होगा? जिसका वॉन डेर वाल्स, किसका ज्यादा? हाँ, जिसका साइज ज्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट
ज्यादा होगा उसका साइज ज्यादा होगा, और यदि साइज ज्यादा है तो हम लोग क्या देखेंगे, उसमें वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा होंगे, और वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा होंगे तो उसका ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। क्लियर? देखो जरा, greater the size or surface area, greater the size or surface area, greater the size or surface area, greater will be van der Waals forces, greater the size or surface area comma greater will be van der Waals forces, so greater will be a constant. Greater the size or surface area, greater the size or surface area, greater will be van der Waals forces, so greater will be a constant. आया समझ? यदि मैं आपसे पूछूं HEAR KR इसमें बेटा किसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा? ऑर्डर 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 क्या आंसर हो जाएगा? वैल्यू ऑफ एक्सी, बोलोगे किसका ज्यादा होगा? हेलिना की रफ से फरियाद लिखा हुआ है, सॉरी, हेनी अगरकर 0 रन, हेनी अगरकर 0 रन, ये लाइन लिखा हुआ है नोबल गैसेस, याद है? हाँ सर याद है। याद है ना सबको? सबको नहीं है ना? क्यों याद है? ये थोड़ा बहुत क्या होता है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, या तो आता है या नहीं आता है। यदि थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता है, यदि आप ये नहीं आता तो नहीं आता, यदि इनमें से एक भी यदि आप भूल रहे हो तो नहीं आता है, ठीक है? थोड़ा बहुत नहीं है, वो नहीं आता है, ठीक है? तो बेसिकली यार याद कर लो अब तो, अदरवाइज आप कैसे बोल सकते हो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, आप पहचान ही नहीं पा रहे हो ये किस पीरियड के एलिमेंट मैंने लिख दिए हैं, तो कैसे केमिस्ट्री पढ़ोगे? क्या हो जाएगा? इसका साइज सबसे बड़ा, करेक्ट? इसका साइज हाँ। सबसे बड़ा, तो साइज यदि सबसे बड़ा होगा तो वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा होंगे, और वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे तो ए का वैल्यू ज्यादा होगा। तो क्या बोल सकते हैं? ए फॉर एक्सी ज्यादा होगा, ए फॉर क्रिप्टॉन देन आर्गन आर्गन, नियॉन, देन नियॉन देन, ये तो बोल दो, हीलियम। बोल दिया सर। चलो लिखो इसको, ये हो गया। अब अच्छा ये बताओ, यदि ए का वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हाँ सर। सोचो बाकी लोग भी, ए का वैल्यू यदि ज्यादा है तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो क्यों होगा? सर ए फोर्सेस रुक ऑफ जाओ रुक जाओ अट्रैक्शन। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ तुम रुक जाओ, ओके। तुम आगे। हाँ बाकी लोग नहीं आ रहा है कुछ? आज पढ़ा है क्लास में ध्यान से? अभी जो इससे पहले जो क्लास हुई पढ़ा है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या बता रहा था? बॉइलिंग पॉइंट में जिसमें इंटरेक्शन ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मैंने क्या बोला? ए का वैल्यू यदि ज्यादा है तो क्या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? होगा, होगा ना? क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो हमें ओवरकम करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यदि ए का वैल्यू ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। लिखो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो। सर उसी में सब पॉइंट या फिर उसका अगला पॉइंट? अगला पॉइंट, अरे एक डॉट डालो, लिख लो,
इतना क्या सोच रहे हो, सब पॉइंट है, क्या है नहीं है। मोर ए फैक्टर मीन्स, मोर ए फैक्टर मीन्स, मोर ए फैक्टर, ए मतलब ये वाला ए कांस्टेंट, ए फैक्टर मीन्स हायर विल बी बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ए ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अच्छा यही बताओ लिक्विफिकेशन क्या होता है, लिक्विफिकेशन क्या होता है? गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना लिक्विफिकेशन, नॉर्मल बेसिक लिक्विड का सॉरी गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना लिक्विफिकेशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का जस्ट उल्टा, करेक्ट। हाँ सर। अब आपको क्या करना है, किसी गैस को लिक्विफाई करना है, किसी गैस को लिक्विफाई करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर इंक्रीज करते हैं क्या करते हैं? या फिर टेम्परेचर कम करते हैं। थोड़ा तेज बोलो, इधर तक पहुंचती ही नहीं है, वो उधर से चल के उस जो थर्ड लास्ट बेंच है ना उधर तक रह पाती है, तेज बोलो। कंप्रेस करते हैं और टेम्परेचर और वॉल्यूम कंप्रेशन, क्या होगा, बेसिकली कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो इसका मतलब क्या है, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। तो बोल सकते हैं यदि किसी का लिक्विफिकेशन हमें कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, मतलब प्रेशर इंक्रीज करेंगे, या टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे। Decrease। किसी को ठंडा करेंगे तो वो भी लिक्विफाई हो जाएगा, जैसे अपने वाटर वेपर होता है उसको ठंडा करोगे तो क्या होता है, वो वेपर वापस से कंडेंस हो जाता है, करेक्ट। तो यदि किसी गैस का लिक्विफिकेशन करना है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम क्या करें उसको कूल कर ले या कंप्रेस कर दें, करेक्ट। तो ये बताओ यदि किसी का ए ज्यादा है तो क्या आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा या कम प्रेशर लगाना पड़ेगा? क्या सर? यदि किसी का ए ज्यादा है तो उसका जो लिक्विफिकेशन प्रेशर होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। क्यों भाई, कम क्यों होगा? सर सब लोग जितना सोचो ज्यादा है कम क्यों जितना। होगा। हाँ देखो अभी, देखो दो तरीके होते हैं पढ़ाने के, ना मेरे को कुछ याद है, रटना नहीं है किसी चीज को, हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो सोचोगे तो हमें कभी भी कोई भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी, हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। और दो तरीके होते हैं पढ़ाने के, मैं आता हूँ और सब लिख देता है एक बार में, ए से क्या क्या बढ़ता है क्या क्या कम होता है, रटते रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब समझा रहा हूँ जिस चीज, जितना चीजें समझा दूं केमिस्ट्री में उतनी तो समझ लो, फिर तो बाकी रटनी ही है, समझ गए। तो क्या हो रहा है, यदि ए बढ़ रहा है बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, मतलब जो इसका लिक्विफिकेशन प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। यदि ए ज्यादा है तो हमें क्या करना है, ए ज्यादा है इसका मतलब उसमें पहले से इंटरेक्शन है, पहले से अट्रैक्शन है, और आपको लिक्विड में कन्वर्ट करके भी क्या करना होता है, उसमें अट्रैक्शन और बढ़ाने होते हैं। यदि पहले से उसमें अट्रैक्शन है तो वो बहुत इजीली क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब हमारा जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो लिक्विफिकेशन प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेडिंग डालो लिक्विफिकेशन प्रेशर, हेडिंग नेक्स्ट पॉइंट में लिखो लिक्विफिकेशन प्रेशर, liquefaction pressure is the pressure required to convert gas into liquid. Liquefaction pressure is the pressure required to convert gas into liquid. क्या लिख सकते हैं, फॉर इजी लिक्विफिकेशन यदि ए ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्या बोल सकते हैं, फॉर इजी लिक्विफिकेशन यदि ए ज्यादा होगा तो आपका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और ए पता चल गया आपको, ए किस पर डिपेंड कर रहा है, और बी क्या होता है, बी बेटा टोटली किस पर डिपेंड होता है, साइज पर,
मॉलिक्यूल का जो साइज है उस पर डिपेंड करेगा। और बी की कैलकुलेशन मैंने कराई है, बी इज इक्वल टू 4 × 4/3 × पाई आर क्यू आया था। 2r का रेडियस लिया था, उसको मैंने सॉल्व करा था, मैंने बोला था दो मॉलिक्यूल्स के लिए 2r का क्या होगा 4/3 पाई आर, 2r का इसको 2r का क्यूब। हाँ पीछे देख लो, सब भूल ही गए हो। ठीक है था। फिर उधर हमने दो मॉलिक्यूल के लिए देखा था, एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो कितना आ गया था 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेसिकली बी किस पर डिपेंड कर रहा है, टोटली साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर। साइज ऑफ मॉलिक्यूल यदि ज्यादा तो बी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, यदि साइज ऑफ मॉलिक्यूल छोटा है तो हम लोग बी को इग्नोर कर पाएंगे। सिंपल है। तो बी किसका ज्यादा होगा, वो टोटली डिपेंड करेगा किस पर, साइज ऑफ मॉलिक्यूल की। यदि मॉलिक्यूल बड़ा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका बी बड़ा है। यदि साइज छोटा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी छोटा है। ओके क्लियर है सभी को। तो ये एक इसमें एक चीज और मैं बता सकता था क्या, चलो छोड़ो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब मैं लिख रहा हूँ, विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखो जरा, जैसे वॉन्डरवॉल इक्वेशन था, वॉन्डरवॉल इक्वेशन किसके लिए था, रियल गैसेस के लिए, रियल गैसेस के लिए था ना। मतलब बेसिकली रियल गैसेस को हम लोग ने क्या करा था, आइडियल गैस की तरह बिहेव कराने की कोशिश करे और एक इक्वेशन ड्राइव करा जिसको क्या बोला था, वॉन्डरवॉल इक्वेशन। जैसे बेटा ये वॉन्डरवॉल इक्वेशन है, विरियल इक्वेशन है, ऐसी लाखों इक्वेशन, ठीक है। और अभी भी रिसर्च चल रहा है, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन नहीं बना है जो कि क्या हो, एक उससे सारे हो जाए, सॉल्व आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके की इक्वेशन, बहुत सारी इक्वेशन है, अपने सिलेबस में सिर्फ दो ही है, विरियल और वॉन्डरवॉल। तो विरियल ने क्या करा था, विरियल ने क्या किया, क्या हुआ, VIR आर तो मैं सही लिखता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो विरियल इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का एक जनरल फॉर्म है। इसने कुछ तरीके से क्या करा, रियल इक्वेशन दिया, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो गैस की चेंज होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो रियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से था, 1 + V/Vm + C/Vm का स्क्वायर D/Vm का क्यूब, ये इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, इस तरीके से उसने क्या करा, विरियल ने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया। इस तरीके से क्या है आपका विरियल इक्वेशन। जैसे वॉन्डरवॉल इक्वेशन मैंने लिखा था, वैसे ही उसने क्या करा, कुछ इस तरीके से इक्वेशन को क्या करा, जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, बी को सेकंड कोफिशिएंट ऑफ विरियल, इसको क्या बोल सकते हैं, सेकंड विरियल कोफिशिएंट। बी क्या हो जाएगा, सेकंड विरियल कोएफिशिएंट। सी क्या हो जाएगा, थर्ड। डी क्या हो जाएगा, फोर्थ। सर विरियल कोएफिशिएंट क्या है, एक बार फिर से समझाएंगे। बेटा विरियल इक्वेशन का सेकंड कोफिशिएंट भी रियल सेकंड कोफिशिएंट हो जाएगा। ये आपकी विरियल इक्वेशन है, ये आपका सेकंड टर्म है।
सेकंड टर्म का कोफिशिएंट रियल सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट हो जाएगा। समझ गए? ओके ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है, ये जो वेरिएबल था वो बोला आप कोई भी इक्वेशन ले लो, ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन को इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्वेशन में लिख सकते हो। ये मतलब सारी गैसेस का जनरल फॉर्म है, आप किसी भी गैस को इसके जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ये एक ऐसा फॉर्म है, आप कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट ले लो, आप इससे इसके जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और उसने क्या करा, उस समय वॉन्डर वॉल इक्वेशन पता था, तो वॉन्डर वॉल इक्वेशन को इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, क्या किया, वॉन्डर वॉल फॉर्म को, वॉन्डर वॉल इक्वेशन जो था उसको विरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हेडिंग डालो वॉन्डर वॉल इक्वेशन इन विरियल फॉर्म, वॉन्डर वॉल इक्वेशन फॉर विरियल फॉर्म, वॉन्डर वॉल इक्वेशन इन रियल फॉर्म। यदि सपोज ये है, अब हमें क्या करना है, इस वॉन्डर वॉल इक्वेशन को विरियल फॉर्म से हम लोग क्या कर रहे हैं, विरियल फॉर्म के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखना जरा ध्यान से देखना। अब आपको पता है आपको इस इक्वेशन को ये बनाना है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा मैथ्स मैथ्स कर लोगे ना, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या करना है, जेड क्या होता है, पीवी अपॉन आर टी, वही बनाने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। जितना पता है उतना करना शुरू कर दिया करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, पीवी प्लस ए वी अपॉन वी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पीवी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर। इधर हम लोग क्या करते हैं, वीएम ले लेते हैं, मोलर वॉल्यूम। एन आपने 1 लिया ना, तो मोलर वॉल्यूम में लिख लेता हूँ इधर, इज इक्वल टू आर टी। करेक्ट, ये एक से कैंसिल हो जाए तो इसको हटा दूं, आर टी से डिवाइड कर दूं पूरे में। हाँ सर। हाँ सर बोलो यार, क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, जेड पीवीएम अपॉन आर टी क्या हो जाएगा, जेड। इसको इस तरफ लिख दो सबको, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस पीवी अपॉन आर टी माइनस ए वी एम आर टी। ठीक है, और कुछ ए बी अपॉन वी एम स्क्वायर आर टी। ठीक है ना सब? हाँ सर सब चंगा सर। सब ठीक है, लग नहीं रहा मेरे को, कुछ तो गड़बड़ है। सब इधर कैलकुलेशन ठीक किया सारा, तो ठीक। सर वो हाँ पीवीएम बाय आरटी लिखा है सेकंड वाले में, पीवीएम बाय आरटी प्लस एवीएम बाय वीएमआरटी होगा ना सेकंड वाले इक्वेशन में, जो सेकंड लाइन लिखी है हमने, पीवीएम बाय आरटी प्लस एवीएम बाय वीएमआरटी। अच्छा ओके ठीक है समझ गया। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ नहीं ना। चलो आगे देखते हैं, होगा तो कुछ समझा जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, और z इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो इसको क्या, ये क्या दिख रहा है इधर पे, मेरे को लग रहा है एक वीएम आना चाहिए था, तभी आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको जरा कॉमन लो इधर से वीएम को, इधर एलसीएम लोगे तो क्या लिख सकते हो, 1 प्लस पीवी अपॉन आर टी प्लस 1 अपॉन वीएम कॉमन लो, क्या होगा, या एक एक काम बाय करो, आरटी। एक काम करो, वीएम आर टी एलसीएम ले लो, क्या आएगा इधर, एवीएम, या मैं इसे बोल सकता हूँ ए बी
वीएम स्क्वायर आर टी मैंने एलसीएम लिया तो ए बी माइनस ए वी एम ये आएगा। अभी ठीक है, इन दोनों में मैंने क्या किया, वीएम स्क्वायर आर टी एलसीएम लिया, ये क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए वी एम। ठीक है, हाँ सर। तो इसको और क्या लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी प्लस, इससे क्या करो अब ए बी एम कॉमन ले लो, ए बी एम कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये बी माइनस वी एम माइनस 1 अपॉन वी एम स्क्वायर आर टी। करेक्ट, ये वी एम से वी एम कैंसिल हो गया, हाँ तो z इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी आर टी प्लस ए अपॉन, सर ये तो हम वहीं आ गए। आर टी वी माइनस वी एम माइनस अपॉन, ये आ गया इतना, इधर पे एक वी एम और आएगा शायद। हाँ ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअली में हमें बनाना क्या है, हमें कुछ ये बनाना है 1 माइनस एक्स। ठीक है, और मैंने कुछ गलती तो किया है, क्योंकि ये तब तक नहीं बनेगा तब तक मैं वो उस फॉर्म में लिख नहीं सकता, और उधर मैं कुछ भटक गया हूँ। एक काम करो, मेरे को इधर गड़बड़ लग रहा था, इसको इरेज ही करो, इधर देखो दोबारा देखो, एक काम करो इसको पहले इससे डिवाइड करो, तो p प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखो, आर टी अपॉन वी एम माइनस बी, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। इसको मैंने क्या करा, इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, यदि इसको डिवाइड करो इसको इस तरफ लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन वी एम माइनस वी माइनस ए अपॉन वी एम स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया समझ इतना। अब क्या करो, वीएम से मल्टीप्लाई कर दो सब, वीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन वी एम माइनस वी, और इधर क्या हो जाएगा ए अपॉन वी एम। ठीक है, अब इधर से ये वी एम कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन वी एम, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में मेरे को एक्चुअली बनाना था, तो ये क्या हो गया, पी वी एम इज इक्वल टू आर टी 1 अपॉन 1 माइनस वी टू दी पावर, मतलब 1 अपॉन वी एम, ये हो गया माइनस ए अपॉन वी एम। आगे समझ, अब मैं इसको आर टी से डिवाइड कर दूं तो इधर क्या आ जाएगा आर टी, और इधर क्या आ जाएगा आर टी। ठीक है, आर टी से डिवाइड किया तो आर टी कैंसिल हो गया, इधर आर टी आ गया, इधर आर टी, ये क्या बन गया जेड। तो जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस 1 माइनस वी एम माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। ठीक है, अच्छा ये बताओ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, इनफाइनाइट जीपी का सम है ये, रेशियो क्या है एक्स, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो ए माइनस आर होता है इनफाइनाइट जीपी का सम। तो ये क्या, इसको ये यदि कहीं पर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो। करेक्ट, और तो इसको क्या लिख सकते हैं इनफाइनाइट जीपी को, इसका फर्स्ट टर्म क्या 1 और इसका रेशियो क्या है एक्स क्या है बी बाई वी एम, तो बी बाई वी एम प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर वी क्यूब अपॉन वी एम क्यूब एंड सो ऑन। और क्या था एक लास्ट टर्म क्या था ए माइनस वी एम आर टी, इसको मैं इधर ले आऊं वी एम के साथ। ठीक है,
Vm के साथ Vm इधर वन प्लस Vm यदि कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, V माइनस ए अपॉन आर टी। ये आर टी नीचे था यार, तो ए अपॉन आर टी, करेक्ट, प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर, वी क्यूब अपॉन वी एम क्यूब। आगे समझ में? अब क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? क्या ये मैंने इस वॉन्डरवॉल इक्वेशन को विरियल फॉर्म में लिख लिया, तो आपका ये जो सेकंड विरियल कोफिशिएंट है ये किसके बराबर हो जाएगा, v माइनस ए अपॉन आर टी के, करेक्ट। c किसके बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर के, और b किसके बराबर हो जाएगा। आगे समझ में क्लियर है? इतना नोट करो, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑनलाइन आ रहा है समझ में? बोला क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है। आपने ऐसा हाँ, बोला क्या कि इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला, इतना लिखो फिर इसको आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको सुनाई अच्छा दे रहा है, मैंने बोला नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे। सर, कितनी खुशी हो रही थी। करो इसको, लिखो जल्दी, नोट करो, आज ये चैप्टर खत्म करना है। सर हाँ बोलो। वो जेड, वो नीचे था जेड प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन वी एम ब्रैकेट बी माइनस ए बाय आर टी, उसके बाद क्या लिखा है, वो थोड़ा प्लस ब्लर हो रहा है। प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी एम क्यू, प्लस वी क्यू अपॉन वी एम क्यू, वी टू द पावर 4 अपॉन वी एम टू द पावर 4। ओके सर, थैंक यू। डन। नो सर। सर हाँ बोलो। सर वो लेफ्ट वाले मतलब जो सबसे नीचे गए वी एम पी इक्वल टू आर टी बाय 1 माइनस बी बाय वी एम वो लिखा है, वी उसके स्क्वायर बाद कहाँ है? वी स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस वी क्यू अपॉन वी एम क्यू प्लस वी टू द पावर 4 अपॉन। नहीं सर, वो नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ वो जो आपने पढ़ा ना, उसके लेफ्ट साइड में देखिए और सबसे नीचे जाइए, उसके बाद हाँ, कहाँ पे जा रहा है? वो इनफाइनाइट तक जाएगा। नहीं नहीं, बोर्ड पे जहां से आपने चालू किया ना ये डेरिवेशन, वहां पे इधर। सबसे नीचे, नहीं नहीं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। हाँ, हाँ, यहाँ पे सबसे नीचे, इसके बाद कहाँ जा रहा है? जहाँ पे आपने उंगली रखी उसके बाद कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा मतलब उसके है। बाद कहाँ कंटिन्यू किया हुआ है? अच्छा ये इधर, ये पूछ रहे थे, यहाँ से इधर जा रहा है। जल्दी लिखो यार, तुम ओके, सबसे थैंक यू।
सबसे स्लो लिख रहे हो, जल्दी लिखो। 10-12 लोग। हाँ सर ठीक है, हो गया। हो गया? हो गया सभी का? यस सर। अब यदि सपोज, अब इधर एक नया एक केस लिखो, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरफ को इरेज कर रहा हूँ। एट लो प्रेशर तो क्या बोल सकते हैं? एट लो प्रेशर Vm लार्ज होगा, ठीक है, तो 1/Vm क्यूब व स्क्वायर 1/Vm क्यूब, इनको हम लोग बेटा 0 ले सकते हैं, क्योंकि 1 लार्ज नंबर का स्क्वायर क्या होगा? 0 को अप्रोच करेगा, करेक्ट। तो इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा? z इज इक्वल टू 1 + 1/Vm v माइनस आर टी इज इक्वल टू 1 क्या था, v स्क्वायर अपॉन Vm का स्क्वायर प्लस v क्यूब अपॉन Vm का क्यूब। ये सब क्या हो जाएंगे? आगे सारे टर्म 0। तो हम लोग एट लो प्रेशर क्या बोल सकते हैं? z इज इक्वल टू 1 + Vm टू द पावर v माइनस आर टी, करेक्ट। और ये गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी? जब ये टर्म 0 हो जाए। ये टर्म यदि 0 हो जाए तो ये गैस आपकी आइडियल गैस की तरह ट्रीट करने लगे। और ये गैस आइडियल गैस की तरह कब ट्रीट करेगी? जब v माइनस ए अपॉन आर टी इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब t इज इक्वल टू क्या आ जाए? ए अपॉन आर बी। t इज इक्वल टू क्या आ जाए? ए अपॉन आर बी। सही निकाला है? ठीक है, ए अपॉन आर बी। यदि ए अपॉन आर बी टी आ गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपकी गैस क्या बिहेव करने लगेगी? आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। तो ये बोल सकता हूँ कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो बॉयल्स लॉ फॉलो करने लगेगी। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये गैस क्या करेगा? बॉयल्स लॉ फॉलो करने लगेगा। और इसीलिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलने लगते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर। क्या बोलने लगते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जहां पर आपका रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे, मतलब वो गैस जो आपका बॉयल्स लॉ फॉलो करने लगे, वो टेम्परेचर को क्या बोलोगे आप? बॉयल्स टेम्परेचर। देखो, इतना लिख लो पहले, फिर मैं बोल रहा हूँ वो लिखना। एट लो प्रेशर वॉल्यूम रिलाइज, इसको 0 करके ये आ गया।
हो गया क्या? लास्ट वाला लिख रहा हूँ सर। तो इसको लिख लिया आपने, बॉइल्स टेम्परेचर, या मैं लिखा दूं? देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी के नीचे लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर at constant temperature the I at at constant temperature ideal gas equation is obeying Boyle's law. Ideal gas equation obeying Boyle's law as T is equal to A upon RB, as T is equal to A upon RB. So the temperature is called Boyle's temperature. So the temperature is called Boyle's temperature. अब जरा देखो, अभी मैंने क्या सिखाया था आपको। अब फिर से बेटा हम लोग इसी ग्राफ पे आते हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि इसी ग्राफ पे आओ आप, ठीक है, तो अभी तक मैंने ये सिखा दिया था जेड लेस देन 1 होगा तो जहां पर क्या था, अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग देख रहे थे उधर जेड लेस देन 1 था, जहां पर रिपल्सिव फोर्स था तो ग्रेटर देन 1 था। ये समझ गए थे, और ग्राफ कुछ इस तरीके से बना था, समझ गए। बट हम लोग ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ऐसा भी टाइम आएगा जब जेड 1 होगा। अब समझ में आ गया कि ऐसा भी टाइम आएगा इस टेम्परेचर पर क्या होगा, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा, हर एक गैस एक बार आइडियल जरूर होगी। फिर यदि जेड बढ़ेगा तो फिर से रियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। देखो स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो ये वैल्यू ज्यादा, सपोज टेम्परेचर बॉइल्स टेम्परेचर से कम है, समझना ध्यान से, टेम्परेचर यदि बॉइल्स टेम्परेचर से कम है तो ये वैल्यू ज्यादा तो कम से सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव, और जेड क्या आएगा, लेस देन 1। तो ये पॉइंट यदि क्या है, बॉइल्स टेम्परेचर है तो उससे कंपेयर क्या होगा आपका जेड लेस देन 1, और जैसे ही बॉइल्स टेम्परेचर से ज्यादा होगा जेड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। आगे समझ में? इसलिए ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जेड लेस देन 1, बाद में लो प्रेशर पे क्या होगा, जेड लेस देन 1, और हाई प्रेशर पे क्या होता है, जेड ग्रेटर देन 1। और जेड 1 कब होगा, जब आपका बॉइल्स टेम्परेचर पर हो। तो अब इधर से समझ में आ गया, स्टार्टिंग में क्या हुआ, डिक्रीज करा, देन क्या होगा, 1 होगा, देन इंक्रीज कर जाएगा। और हाई प्रेशर पे हमेशा जेड क्या होता है, ग्रेटर देन 1। जितने भी हम लोग ने डेरिवेशन करे सब में चेक करोगे यही फॉलो होगा, ठीक है। अब सपोज, ठीक है, अब सपोज ऐसा कुछ है, एक ये बना दूं और एक ये बना दूं। अब ये सेम गैस के लिए है, क्या है, सेम गैस के लिए है। ये दोनों कर्व मैंने बनाए सेम गैस के लिए है। सपोज ये T1 टेम्परेचर के लिए है, ये T2 टेम्परेचर के लिए है। तो बताओ T1 बड़ा होगा T2 बड़ा होगा, सोच के बताना। सर T1 बड़ा होगा कैसे? सर। उसमें प्रेशर मतलब उतना, सॉरी, जेड उसमें उतना लो नहीं जा रहा है जितना कि सेकंड वाले में जा रहा है। तो वो तो ठीक है, ये तो दिख रहा है, फिर कंक्लूड तुमने कैसे किया ये बताओ ना। ये बोल रहा है कि सर T1 में क्या हो रहा है, जेड उतना लो नहीं जा रहा है, जेड की वैल्यू उतनी कम नहीं हो रही है जितनी T2 में हो रही है, ये तो दिख रहा है। अब इसको आप कैसे कंपेयर करके बोल सकते हो कि T1 बड़ा होगा T2 से? आंसर तो तुमने पता नहीं कैसे सही बताया है। सर मतलब कुछ तो सोचे, ऐसा मेरे मन में बस आया, कुछ तो मैंने सोचा और ये करेक्ट आंसर है। कुछ तो सोचा है, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। क्या सोचा है ये बताओ, आ रहा है क्या किसी के दिमाग में? सर मतलब मैं ये सोच रहा था कि प्रेशर जो फर्स्ट वाले ग्राफ में है, प्रेशर उसमें मतलब जल्दी मतलब सेकंड वाले से पहले ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाए और फिर टेम्परेचर फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा। इधर देखो, इसी पे ध्यान, इसी पे फोकस करो,
ठीक है। यदि ये जो है, ठीक है, 1 प्लस वी एम अपॉन वी माइनस आर टी, यदि टी का वैल्यू ज्यादा है, टी का वैल्यू यदि ज्यादा है, टी का वैल्यू यदि ज्यादा होगा तो टी का वैल्यू यदि ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या होगी, जेड की ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। टी यदि ज्यादा है तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? हाँ, टी ज्यादा है तो ज्यादा आ रहा है। हाँ हाँ, जेड की वैल्यू, टी यदि ज्यादा है तो ज्यादा आ रहा है क्या? ना, मैथ्स मैथ्स। नहीं टेम्परेचर यदि सर। ज्यादा है, टेम्परेचर यदि ज्यादा है तो 1 अपॉन टी क्या होगा, कम होगा, और नेगेटिव में वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो टी ज्यादा पे जेड ज्यादा आ रहा है, तो इसके लिए क्या है, जेड इसका ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। समझे? ये क्या है, ये नीचे डिक्रीज कर रही है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी इससे। यदि इस टेम्परेचर के लिए जेड की वैल्यू क्या आ रही, ज्यादा आ रही, तो ज्यादा आ रही इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए? सिर्फ यही एक इक्वेशन है जिसको आप फॉलो करके सारे आंसर दे सकते हो। समझ अच्छा, गए? मतलब सर टी अगर टी कम है, बहुत सॉरी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो जो ए बाय आर टी है वो टेंड्स टू जीरो है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो है वो। लेकिन अगर हाँ, टी थोड़ा कम होता तो फिर उसकी कुछ वैल्यू होती है और बी में से सब्ट्रैक्ट हो जाता हो, इसीलिए बिल्कुल कम हो बिल्कुल जाता है Z। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा सोचो ना, बी माइनस समथिंग है और टेम्परेचर कम होगा, यदि ये वैल्यू क्या है, कम है, तो ये 1 अपॉन, ये वैल्यू यदि ज्यादा है तो 1 अपॉन क्या होगा, कम, और माइनस बाहर लगा तो ज्यादा हो जाएगा, किसी से सब्ट्रैक्ट होगी तो कम वैल्यू, किसी से सब्ट्रैक्ट होगी तो वो ज्यादा आएगा ना, तो वो ज्यादा आ जाएगा, तो 1 की जेड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा आएगी। टेम्परेचर यदि ज्यादा होगा तो जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। आगे समझ में? तो सिंपल बोल सकते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2, देन Z1 इज ग्रेटर देन Z2। आगे समझ में, इतना समझ आ गया? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ अ गैस। ये लिखा नहीं तुमने अभी, ये ड्रॉ कर लो, और क्या, ये ड्रॉ कर लो, और ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया उसको लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना है क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ अ गैस, नया टॉपिक। आगे समझ, इतना इधर तक सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा अच्छा जो सवाल बनता है ना बेटा, वो इसी ग्राफ पे बनता है। इसलिए हर बार जो भी पढ़ रहे थे हम लोग वापस इसी पे लौट के आ रहे थे, एक एक चीज हम लोग ने इस पे डेवलप करी है कि कैसे क्यों नीचे जा रहा है, किसके लिए ज्यादा नीचे होगा, किसके लिए कम होगा, बात सारी समझ में आ रही। इस पर इस पर और टाइम देना, ठीक है, इसके क्वेश्चंस करना, इसके बारे में एक एक चीज और सोचना, जितना ज्यादा सोचोगे उतना बढ़िया आप इसके आंसर कर पाओगे। सबको कंफ्यूजन होता है, सबको, ऐसा कोई नहीं है। मतलब मैं यदि एक साल ना पढ़ाऊं तो मैं भी भूल जाता हूँ कि क्या था, किसके लिए क्या था, और यदि मेरे पास सारे डेरिवेशन नहीं याद है, मेरे को सारे फॉर्मूला नहीं याद है, तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर लगते हैं इसमें। आप देख रहे हो क्या अट्रैक्शन है, क्या रिपल्सन है, सारे सारे फैक्टर को कंसीडर करके हम लोग ने क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है। ठीक है,
तो एक एक चीज को समझोगे तब ये ग्राफ आपको पता चलेगा, ये नीचे क्यों जा रहा है, ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये इधर कट क्यों कर रहा है, ये इन दोनों में से यदि कोई ऊपर नीचे है तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसका टेम्परेचर कम होगा, बहुत सारी चीजें हैं ना इसमें, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो और टाइम स्पेंड करना है इसके साथ, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना, तो क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आ जाएगा। सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क लिख लो, रियल गैस वाला, हम रियल गैस का जो एक्सरसाइज 1 है, ठीक है, जो एडवांस वाले हैं, एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे होने चाहिए, ठीक है। हाँ, मेंस वाले बुकलेट दिखाओ, लाए हो? नहीं लाए होगे ना, तो उसमें लाए हो ना, हाँ। अब मेरे को दे दो, तुम परेशान ना हो। ABCD तो हो गए थे तुम लोग के, हो गए थे ना? हाँ, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 का सेक्शन ही बाकी है, रियल गैसेस। ठीक है, तो रियल गैस में क्या करना, ई सेक्शन पूरा कंप्लीट करना, ठीक है, और जो एक्सरसाइज जो पार्ट सेकंड है उसका भी ई सेक्शन कंप्लीट करना, मेंस वाले, ठीक है। और एडवांस वाले क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड। अब जरा देखो इधर, सपोज प्रेशर वॉल्यूम आपका कर्व ग्राफ है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग गैस को लिक्विफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, गैस को लिक्विफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको पता है कि यदि गैस को लिक्विफाई करना होता है तो क्या करना होता है, प्रेशर इंक्रीज करना होता है। सपोज आपकी गैस कुछ इस प्रेशर पे थी, ठीक है, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, सपोज इस प्रेशर पे है, आप क्या करोगे, धीरे धीरे इसका प्रेशर इंक्रीज करोगे, ठीक है। एक टाइम आएगा जब आपका प्रेशर आपने इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करा, ग्राफ इसको जैसे बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करोगे, एक टाइम आएगा गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी, कुछ थोड़ा बहुत गैस लिक्विफाई होगी, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत गैस लिक्विफाई होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब तक अब ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन जैसा बनाया है, इसका मतलब क्या है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। बेसिकली इधर पे पूरा क्या था, गैस, इधर क्या हो जाएगा, गैस प्लस लिक्विड। अब इधर पे क्या होगा, पूरा लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो फिर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिक्विड में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा। जब थोड़ी थोड़ी गैस कम हो रही थी तो वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा था। जैसे ही बेटा क्या होगा, पूरा गैस लिक्विड में यदि कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, गैस पूरा वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा, करेक्ट। तो ये सपोज मैंने जो बनाया है ये क्या, T1 के लिए बनाया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपकी गैस थी, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कोई प्रेशर होगा जिसके लिए वो क्या होगा, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, मतलब लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी गैस लिक्विफाई हो जाएगी और कम हो जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं कुछ हायर टेम्परेचर T2 पर लूं, T1 से बड़ा टेम्परेचर T2 है, ठीक है, T2 पर मैंने यदि गैस ली, उसको लिक्विफाई करना शुरू करा, तो जो T2 यदि टेम्परेचर ज्यादा था, मतलब गर्म गैस ज्यादा थी, तो आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा रिलेटिवली इससे, करेक्ट। तो आपका जो ये वाला, यदि फिर से सुनो, यदि आपका ये जो T2 है वो क्या है, T1 से बड़ा है, ठीक है, T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब यदि लिक्विफाई आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, अब यदि लिक्विफाई करना है तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा रिलेटिवली। जैसे अभी इससे मैंने इधर यदि 50 था तो इधर 100 आते ही क्या हुआ, लिक्विफाई होना शुरू हुआ, क्योंकि टेम्परेचर कम था। बट इधर पर बेटा सिर्फ 50 मेरे को प्रेशर इंक्रीज करना पड़ा। बट यहाँ यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, करेक्ट। मतलब अब ये जो डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका पहले से कुछ ज्यादा प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब लिक्विफाई होगा। और बट अब यदि सोचो प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विफिकेशन भी फास्ट होगा। तो ये जो ड्यूरेशन था इसके लिए वो धीरे धीरे लिक्विफाई हो रहा था, ये क्या हो जाएगा,
कुछ जल्दी लिक्विफाई होगा, समझे। फिर और यदि टेम्परेचर बढ़ाया तो सेम काम फिर और जल्दी क्या होगा, लिक्विफाई होगा, करेक्ट। और एक टाइम ऐसा आएगा ये लिक्विफाई ना हो, ठीक है। या चलो मान लो कि इस इधर तक तो क्या हुआ, लिक्विफाई हो गया, इसके बाद टेम्परेचर पर लिक्विफाई नहीं हो रहा है, समझे। मतलब ऐसा कोई यदि और टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है, T1 T2 T3 टेम्परेचर में बढ़ाते गया, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि अब विदाउट, यदि हम लोग टेम्परेचर कम ना करें, किसी भी कितना भी प्रेशर बढ़ा दे, वो गैस लिक्विफाई नहीं हो रही। वो ऐसा क्यों होगा कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे, उनके बीच का जो अट्रैक्शन था, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो गए, उनके बीच में अट्रैक्शन खत्म। यदि अट्रैक्शन खत्म तो क्या होगा, आप कितना भी उसमें प्रेशराइज कर दो, क्या आपके अट्रैक्शन डेवलप होंगे, क्या वो कन्वर्ट होगा, नहीं। तो आपको यदि कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो अब समझना बड़े ध्यान से, सपोज ये वो पॉइंट है, जिस पॉइंट के बाद गैस लिक्विफाई होना बंद हो गया। तो वो टेम्परेचर जिसके बाद आपका गैस किसी भी प्रेशर पर आप उसको लिक्विफाई करने की कोशिश करो, वो लिक्विफाई नहीं हो। तो वो टेम्परेचर जिसके बाद बेटा क्या हो, लिक्विफिकेशन बंद हो जाए, या उसके बाद लिक्विफिकेशन ना हो, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। और जिस प्रेशर पर ये हो, उस प्रेशर को आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल प्रेशर। और जिस वॉल्यूम पर ये हो, उसको आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल वॉल्यूम। आ गया समझ, आया Yes, समझ sir. में, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या था, गैस, ये लिक्विड, और ये क्या हो जाएगा, लिक्विड। सर आपने क्या बोला, वो कौन कौन से पोर्शन कैसे होंगे? ये पोर्शन गैस, ये गैस प्लस लिक्विड, ये लिक्विड, अच्छा, गैस प्लस लिक्विड। ठीक है। सपोज ये ए बी सी और डी, तो ऐसे ए बी पोर्शन गैस, बी सी पोर्शन ये, सी डी पोर्शन लिक्विड। ये ड्रॉ कर लो सभी लोग, ये ड्रॉ कर लो, फिर कुछ कुछ चीजें मैं लिखा रहा हूँ। बना लिया, बना लिया होगा, इसमें कितना टाइम लगना है, बन गया ना सभी का।
अब हेडिंग हाँ, डालो क्रिटिकल पॉइंट, हेडिंग डालो क्रिटिकल पॉइंट। एट दिस पॉइंट, at this point, comma, all physical properties of liquid phase, all physical properties of liquid phase will be equal to sir, all of liquid. of liquid phase will be equal to physical properties in vapor phase. At this point, comma, all the physical properties of liquid phase will be equal to physical properties in vapor phase. और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लिखो जरा क्रिटिकल टेम्परेचर, नेक्स्ट हेडिंग क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी हेडिंग, क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी हेडिंग डालो, लिखो टेम्परेचर अबव विच, टेम्परेचर अबव विच, टेम्परेचर अबव विच a gas cannot be liquefied, a gas cannot be liquefied, a gas cannot be liquefied. सेकंड लिखो पीसी, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर पीसी, the minimum pressure which must be applied, minimum pressure which must be applied at critical temperature to convert gas into liquid, to convert gas into liquid, minimum pressure which must be applied at critical temperature to convert gas into liquid. VC लिखो, critical volume, volume occupied by 1 mole of gas at TC and PC, volume occupied by 1 mole of gas at TC and PC. ठीक है, अब हम लोग ये जो PC, TC, VC है इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वंडरवॉल इक्वेशन है उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें जो वॉल्यूम है उसमें क्यूबिक बनेगा क्या, जो वंडरवॉल इक्वेशन है P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर VM माइनस V इज इक्वल टू RT, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये VM स्क्वायर प्लस A VM माइनस V इज इक्वल टू RT VM स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये आएगा। चेक करना सब सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, प्रेशर से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, हाँ सर, अभी तक तो सही है। हाँ चेक करते रहे ना, A बाई पी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, VM स्क्वायर, ठीक है, देखे रहे ना, माइनस A बाई, इसको भी यहीं ले आऊं, ठीक है, VM स्क्वायर के टर्म्स को VM स्क्वायर के एक साथ ले आऊं, VM क्यूब, हाँ इतना ही चाहिए, VM स्क्वायर को बाहर लो, माइनस माइनस लिए तो प्लस हो जाएगा, V प्लस RT बाई पी प्लस
वीएम क्या हो जाएगा, वीएम का और कोई टर्म तो है नहीं, ए बाई पी और कांस्टेंट ए बी बाई, तो वीएम में क्या हो गया, एक क्यूबिक बना। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या बोला था मैंने, वो पॉइंट जहां पर सारे पैरामीटर क्या हो, सेम हो। तो इधर यदि बेटा सारे पैरामीटर सेम हो, इसका मतलब क्या है, जो वीएम के जो तीनों रूट होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो वीएम के जो तीनों रूट है वो जो एक रूट आता है वो क्या होता है, वीसी। यदि किसी क्यूबिक का तीनों रूट सेम है तो क्या मैं उसको ये लिख सकता हूँ, यदि कोई क्वाड्रेटिक जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, किसी किसी के दोनों रूट क्या होते हैं, बराबर, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ इक्वल टू 0। वैसे यदि कोई हाँ क्यूबिक है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब जरा हाँ ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ। आवाज आनी चाहिए, मेरे को नहीं ए आता है क्यूब क्योंकि। माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये होता है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस हाँ सर। 3ab ए माइनस बी। इसको जरा सॉल्व करो, वी एम क्यू माइनस बी सी क्यू माइनस 3m स्क्वायर वी सी प्लस 3mv सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यदि इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर, दो इक्वेशन को कंपेयर कैसे करते हैं, उनके कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका सेकंड कोफिशिएंट है वो कितना है, -3bc। इसका कितना है, -b प्लस आर टी अपॉन बी। एक इक्वेशन ये, ठीक है, ठीक है ना, देखे यस रहे ना, सर। कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ये आ गया, तो कुछ सर गलत वो हुआ तो माइनस सब साइन गलत। काट देते ना। अब तुम लोग काट लेना, सब नहीं कर दूं, ठीक है। ये उसके बाद ये सेकंड टर्म क्या कर दिया मैंने, कंपेयर कर दिया। अब अब मैं ये वीएम वाला टर्म 3bc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाई पी। क्या, हाँ ए ए बाई, बाई पी। बस बस ठीक है, ए बाई पी। और क्या, कांस्टेंट टर्म माइनस ए बी बाई पी इज इक्वल टू वी सी क्यूब। वीसी क्यूब, इक्वेशन 2 इक्वेशन, फाइनल। ठीक है। अब एक बार रुको, ये जो सर टर्म है, सुनो, कांस्टेंट माइनस वी सी क्यूब होगा ना। हाँ तो माइनस वीसी क्यूब ही तो लिखा, ठीक है। हाँ अब जरा देखो, जिस पॉइंट पर बेटा ये वीसी होगा उसी पॉइंट पर ये क्या होंगे, टीसी और पीसी। जिस पॉइंट पर ये क्या होगा, वीसी होगा, उसी पॉइंट पर ये टीसी और पीसी होंगे। तो एक काम करो, इधर इधर क्या लिखोगे, टीसी पीसी, जहां पर बेसिकली पी है वहां पर पीसी कर दो। समझ गए, जिस पॉइंट, यही बोला है ना, जिस पॉइंट पर टेम्परेचर टीसी है उसी पॉइंट पर वीसी और पीसी होंगे। तो इधर से हम लोग क्या, तीन इक्वेशन, तीन अननोन है, टीसी पीसी वीसी, निकाल सकते हैं क्या, निकाल लो, हाँ निकाल ही लो और क्या। जल्दी से अपने मैथ्स का हुनर दिखाओ मेरे को, ठीक है, और जल्दी से आंसर बताओ, क्योंकि मेरे पास अभी 15 मिनट है, उसके बाद मेरे को एक एक टॉपिक और पढ़ाना है। सर हो ही गया ना, ये तो लास्ट टॉपिक है ना, क्रिटिकल कांस्टेंट, नहीं इसमें नहीं, तो ये लास्ट नहीं है, एक और है अभी, एक और है, उसके बाद एक और है, तो आज के लिए बुकलेट एक में और। तो नहीं दिया है सर। अरे अभी है, सब है, प्लेट से क्या है। अच्छा ठीक है। अब बुकलेट से देख के मत लिख देना, कुछ सॉल्व कर ले, हाँ। सर अच्छा, बुकलेट में ऐसे कुछ सॉल्व नहीं दिया हुआ है, बस ऐसे ही सीधा आंसर दिया है। तो आंसर थोड़ी देखना, आंसर तो दिया ही होगा उसमें, कैसे कैसे हो सकता है, दिया तो हो गई। फॉर्मूला देना चाहिए, चलिए।
क्या आ रहा है? तुम लोग ना कर पाओगे मेरे से, तुम लोग से जल्दी मैं ही कर दूंगा। करोगे या मैं करूं? सब बातें मेरे सामने नहीं करी जाती, जल्दी करो, करो सॉल्व करो, इसको लिखो, इसको सॉल्व करो। मैं आंसर लिख दूं क्या? लिख दूं? हाँ, VC इज इक्वल टू क्या आएगा? 3B। मेरे को बस एक ही याद रहता है, VC इज इक्वल टू 3B। PC इज इक्वल टू, लेकिन तुम लोग को सारे याद रखने हैं। PC इज इक्वल टू क्या आएगा? A अपॉन 27 27 B स्क्वायर। B स्क्वायर। और TC कितना आएगा? 8A by 27 RB। हाँ हाँ, बुक से ही तो देख के बोलना है। सर 8A मैं अपॉन 27 RB। बोल रहा हूँ। नोट कर लो इसको। क्या? अच्छा, कैलकुलेट कर रहा है, वेरी गुड। होगा नोट? आप लिया? सॉल्व तो किया नहीं होगा, क्यों? कौन सर इतनी मेहनत करे, आप कर ही रहे हो। एनर्जी सेव करते हैं, कहीं यूज ही होगी। हाँ, एनर्जी नहीं है बेटा। जब ऐसा 6 घंटे क्लास में करे तो कुछ खाना पीना लेके आया करो। बीच में क्लास के क्यों? रात में मैसेज आ गया था ना आपके। नहीं तो आप लोग को तो पता था ना 6 घंटे क्लास है, तो उसमें कुछ खाने पीने को लाया करो। 6 घंटे नहीं बैठना चाहिए बिना कुछ खाए पिए। यार तो कुछ भी लेके आओ यार। सर आप जैसे सर हो तब तो हम पूरा लंच लेके आ जाए। नहीं आप मतलब ये अभी 11th में तो नहीं, बट 12th में नॉर्मली 6 घंटे होनी ही होनी है। ठीक है, तो उसको अभी से आदत डालो, क्योंकि जल्दी कोर्स भी तो कराना है। तुम लोग लेट ज्वाइन किए हो तो तुम लोग का कोर्स, इसलिए तुम लोग को थोड़े ज्यादा क्लासेस लग रहे हैं, क्योंकि तुम लोग लेट ज्वाइन करे हो। और जो ए फेज वाले हैं उनका तो आराम से 4 घंटे ही क्लास हो रहा है। अभी तुम लोग एक चैप्टर पीछे चल रहे हो बस। वो भी वो भी हाँ, वो, वो जब आएगा तब देखा जाएगा। सर नहीं जिधर उसका, जिधर TP और V है उधर TC PC लगा देना। हाँ हाँ हाँ। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट इरेज कर दो। रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब सपोज दे रहा, देखो एक रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम डिफाइन करा गया। और क्या बोला गया उसको? रिड्यूस्ड प्रेशर बेटा वो होगा, जैसे सपोज रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर एट एनी स्टेट रिलेटिव टू क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, बेसिकली क्या बोलूं, प्रेशर एट एनी स्टेट
विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो क्रिटिकल प्रेशर, उसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे रिड्यूस्ड प्रेशर। सेम टेम्परेचर क्या हो जाएगा रिड्यूस्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर एट एनी स्टेट रिलेटिव टू क्रिटिकल टेम्परेचर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई VC। यदि बेटा वॉन्डरवॉल इक्वेशन A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस V इज इक्वल टू RT है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ VC इंटू VR, P की जगह क्या लिख सकता हूँ PR इंटू PC, और T की जगह क्या लिख सकता हूँ TR इंटू TC। करेक्ट। तो इसकी जगह मैं ये लिख दूं तो क्या आएगा, P की जगह क्या लिख दूं PR इंटू PC, V की जगह क्या लिखूं VC इंटू VR का पावर होल स्क्वायर, VR इंटू VC माइनस V इज इक्वल टू RT TR इंटू TC। ठीक है, समझ गए होगे मतलब क्या करने जा रहा हूं मैं, हाँ सर, बताओ क्या करने जा रहा हूँ। करने जा रहे सर, सॉल्व करने जा रहा है। सॉल्व करना चाह रहा हूँ, बहुत बढ़िया आंसर। अब मैं क्या करूंगा PC VC और TC की वैल्यू पुट कर दूंगा, जो वैल्यू मैंने बताई थी वो पुट कर दूंगा। बताओ जरा मैंने क्या लिखवाया था, PC बताओ। VC कितना था 3B, TC कितना था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक रिलेशन आ जाएगा बेटा TR PR और VR में, वही क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। और वो आती कैसी है वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करना। ठीक है, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ PR प्लस 3 अपॉन VR स्क्वायर 3 माइनस VR माइनस 1 इज इक्वल टू 8 TR। PC VC अपॉन TC R, ये चेक करना 3/8 होता है। PC VC अपॉन TC अगर R 3/8 होता है, शायद मेरे को सही याद है, एक बार चेक कर लेना फिर भी। तो अभी बस आपका यूडोमेट्री बचा है, ठीक है, यूडोमेट्री बचा है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें। जो मैंने रियल गैस के टाइम पे छोड़ दिया था ना, मैंने बोला था कि रियल गैस के बाद जो गैसियस का, तो आपका आइडियल गैस का उसका लास्ट पोर्शन था, मैंने छोड़ दिया था, मैंने बोला था रियल के बाद पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे यूडोमेट्री शुरू करेंगे, और वो 15-20 मिनट का, फिर हम लोग क्या करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे समझ लिख लिया ये, चलो इसके आगे हम लोग जल्दी छोड़ दे रहा हूँ। वैसे 15 Thank you, मिनट, sir. वैसे 5 मिनट में मैं खत्म कर दूं क्या, छोड़ो। नहीं सर, कुछ समझ नहीं आएगा। लिख लो इसको, नोट करो, जाओ तुम लोग भी क्या याद रखोगे, दिमाग में मत रखो अभी। अभी तो एक अच्छे 15 मिनट पहले छोड़ रहे हैं। बस 6 बच्चे बाकी है ऑनलाइन, 6 क्या 5 ही, उनको समझता हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू, चलो बाय। बाय बाय।